नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर और हर खबर पर हमारे सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। दरअसल आज राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बम मिलने की खबर आई तो पूरे वीवीआईपी इलाके में हड़कंप मच गया। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बम मिलने की सूचना के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ की कंट्रोल रूम में एक कॉल किया और बताया कि आवास के बाहर बम मिलने की सूचना आई है। उसके बाद से जो पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी थे वो चौकन्ने हो गए और मौके पर पहुंचे। टीम डॉग स्क्वाड और एलआईयू, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस की टीम लगातार यहाँ पे छानबीन करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएसी के साथ साथ जो लोकल पुलिस है उसको भी लगा दिया गया है। कई टीमें यहाँ पर लगाई गई है और कई टीमें जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि जो सूचना है वो फर्जी बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस को जो सूचना दी गई थी वो पूरी तरह से फर्जी निकलकर सामने आ रही है, ऐसा डीसीपी सेंट्रल का कहना है। लेकिन जिस तरह से जांच में एलआईयू भी जुटी हुई है, इंटेलिजेंस टीम भी जुटी हुई है, तो अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि किसने ऐसी सूचना दी, किसने इस तरह से भ्रमित करने वाली सूचना दी, उस तक एलआईयू इंटेलिजेंस कब पहुंचती है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब अपनी कमेटी बनाएगा और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाए गए नामों को लेने से इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के कहने पर सरकार केस की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई थी। उस समय सरकार ने एक्सपर्ट के नाम सीलबंद लिफाफे में देने की पेशकश की थी। वहीं आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केस की जांच में ट्रांसपेरेंसी चाहता है, लिहाजा सुझाव नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आपने जो नाम सौंपे हैं वो दूसरे पक्ष को नहीं दिए गए तो पारदर्शिता की कमी होगी, इसलिए हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आदेश सुरक्षित रख सकते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर होने का दावा करने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। तो कमेटी के लिए केंद्र के द्वारा सुझाए गए सीलबंद लिफाफे में नाम देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस इनकार करने पर विपक्ष सरकार पर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। कैमरामैन निक्की के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। हरियाणा के भिवानी में बजरंग दल के पर आरोप लगा है कार्यकर्ताओं पर। आपको बता दें कि अलवर के 2 युवकों का जलाने का आरोप है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा ने। भिवानी में राजस्थान के 2 भाइयों को बोलोरे में जिंदा जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मृतक के चचेरे भाई इस्माइल का आरोप है कि फिरोजपुर झिरका सीआईए और बजरंग दल के मोनू मानसेर व रिंकू सैनी ने अपने साथियों के साथ उनके दोनों भाइयों की गाड़ी का पीछा किया, जिसके बाद सीआईए की गाड़ी में बोलेरो को आगे से टक्कर मारी और बजरंग दल के सदस्यों ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। फिर नासिर और जुनैद के साथ मारपीट कर अधमरा कर दिया। उन्हें स्थानीय थाने ले जाया गया, मगर थाने की पुलिस ने वापस जाने के लिए कह दिया। बाद में दोनों भाइयों को उनकी गाड़ी में ही भिवानी जिले के लुहारू में गाँव बारवास की वड़ी में ले जाकर के बोलेरो में ही जिंदा जलाकर मार डाला गया, क्योंकि मौके पर मिली गाड़ी के सामने, पीछे और साइड में की खिड़कियों में शीशे टूटे मिले थे। भिवानी में राजस्थान के 2 भाइयों के बोलेरो में जलने के मामले में अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, जिसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और खोजबीन की जा रही है कि इस वारदात को अंजाम किसने दिया है। कैमरामैन निक्की के साथ विशाल। प्यार और दोस्ती की और इसके साथ ही दगाबाजी की निशानी और मिसाल बन चुके दिल्ली में हुए निक्की हत्याकांड के मामले पर साहिल से पुलिस पूछताछ कर रही है। आज दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है, बता रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, ठीक वैसा ही एक हत्याकांड हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार लाश के टुकड़े नहीं किए गए, बल्कि साबुत लाश फ्रिज में दबाई गई है। आपको बता दें कि वही लिव इन पार्टनर था और लिव इन पार्टनर का नाम है साहिल। जी हाँ, साहिल ने अभी अपने ही लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी, जिसका नाम निक्की था। आपको बता दें कि साहिल के घर वाले उसके अरेंज मैरिज के लिए दबाव डाल रहे थे और 9 फरवरी को साहिल ने सगाई भी कर ली थी, जिसका पता निक्की को चल गया था, जिसके बाद से दोनों के बीच में तकरार देखने को मिली। साहिल निक्की को मनाने के लिए
अपने फ्लैट पे पहुंचा। उसके बाद से साहिल ने उसको बोला कि चलो गोवा घूम के आते हैं। गोवा के लिए वो निजामुद्दीन स्टेशन पे गया। उसके बाद से वहां पता चला कि कहीं और से बस मिलेगी। फिर वो आनंद विहार गया। आनंद विहार के बाद वो कश्मीरी गेट ISBT गया। उसके बाद से वहां पे निक्की और उसके बीच में तकरार और ज्यादा बढ़ने लगी। निक्की लगातार उसके ऊपर दबाव डालने लगी कि तुम जो है सगाई तोड़ दो, जो अपनी अरेंज मैरिज है उसको तोड़ दो। लेकिन साहिल ने उसकी एक भी ना मानी और लास्ट में उसने डेटा केबल से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बात यहीं खत्म नहीं होती। तकरीबन गाड़ी की पहले सीट पे उसको बिठा के 40 किलोमीटर तक उसकी लाश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बांदा दौरा रहा। बांदा दौरे के दौरान क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। जब निक्की के घर वालों का उसका पता नहीं चला तब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रिपोर्टर लाइव में। आगे बढ़ेंगे, खबर बांदा से है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहा। दौरे के दौरान क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बांदा दौरा था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा आ चुके हैं। बांदा आते ही उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वहाँ से दूसरे स्थान पर पहुँचने का काम किया गया। वहाँ पर जाकर के महाराजा खेत सिंह खंगार की मूर्ति का भी उनके द्वारा अनावरण किया जाना है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से बांदा से कालिंजर दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये वही जगह जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, जहाँ पर मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही जो यहाँ पर कालिंजर महोत्सव है उसका 3 दिवसीय जो कार्यक्रम मनाया जाता है उसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। उसके साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं पूरे कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। कर्नाटक सरकार ने बजट 2023-24 पेश किया। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारी सहयोगी जूही। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने बजट भाषण में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट में 26% की बढ़ोतरी हुई है। बजट पेश करते हुए उन्होंने बेंगलुरु में बाढ़ से निपटने, ट्रैफिक से निपटने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड अलॉट किया। इसके साथ ही किसानों के लिए बजट बढ़ाते हुए उन्होंने फ्री लोन 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। साथ ही पशु हिंसा पर रोक लगाने के लिए पशु कल्याण बोर्ड को भी 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। बता दें, मई में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस लिहाज से यह बजट काफी अहम है। सीएम ने किसानों के लिए भूश्री योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपए मंजूर किए। त्रिपुरा चुनाव के लिए कल मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। 60 सीटों पर अब मतदान संपन्न हो चुके हैं। कल 60 सीटों पर मतदान किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लगभग 86% लोगों ने अपनी भागीदारी जताई है। 86% वोटिंग हुई है। वहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब लोगों में ये उत्साह जागृत हो रहा है कि लोग बढ़ चढ़ करके अपना मतदान कर रहे हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में कराए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदान करने की संख्या इतनी अधिक थी कि मतदान के समय को आगे बढ़ाना पड़ा। पूरे राज्य में शाम 4 बजे के बाद भी लगभग 50,000 लोग अलग अलग बूथों पर लाइनों पर खड़े थे, जिनके विशेष टोकन देकर के मतदान करने की अनुमति दी गई थी। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लगभग 50। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कन्नौज में अस्पतालों का निरीक्षण किया। खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम कटियार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अपने कन्नौज दौरे पे पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ने सफाई व्यवस्था को लेकर काफ़ी नाराज नजर आए। वहीं सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। सीएमएस को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, जिला अस्पताल की और भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल निरीक्षण के बाद कन्नौज जिले के जो वरिष्ठ नेता बनवारी लाल का कुछ दिन पूर्व निधन हुआ था। बनवारी लाल के घर
पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की, परिजनों से मुलाकात की, ढाढस बंधाया। परिजनों से मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक लखनऊ के लिए रवाना हुए। शुभम कटियार, इंडिया 22। बलिया में बदमाशों ने पूर्व प्रधान को गोली मारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। देखो, बदमाशों ने पूर्व प्रधान की गोली मार करके हत्या कर दी। मैं आपको बता दूं कि गणवार थाना क्षेत्र के असनवार गांव के पूर्व प्रधान सुरेश वर्मा को कुछ बदमाशों ने रसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोली मार करके हत्या कर दी। पूर्व प्रधान के गांव में जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था, जहां पर एक पक्ष को की जमानत कराने के लिए वो रसड़ा तहसील पहुंचे थे और जमानत कराने के बाद वो घर लौट रहे थे, जहां पर रसड़ा थाना क्षेत्र से जैसे ही आगे बढ़े लोटा चट्टी पर कि बदमाश पीछा कर रहे थे और पीछा करने के बाद वो आगे जाकर के घेर लिए। घेरने के बाद वहां पर फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। खबर पर पड़ताल की है हमारे सहयोगी आदेश गुप्ता ने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेशों की खुलेआम फर्रुखाबाद स्वास्थ्य विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य विभाग में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरीके से वो एक बीमार बेटे को पिता जो है ठेली से ले जा रहा है और उसने 108 एम्बुलेंस पर काफ़ी बार फ़ोन किया, लेकिन जो है ये स्वास्थ्य विभाग है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा और ना ही फ़ोन रिसीव किया। काफ़ी बार फ़ोन करने के बाद पिता बेचारा थक हार कर अपने बेटे को ठेली पर लेकर फिर जिला अस्पताल लोहिया पहुंचा। जिस तरीके से वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है स्वास्थ्य महकमे को सुधरने की बात कह रहे हैं। उस तरीके से स्वास्थ्य विभाग है जो फर्रुखाबाद को सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार ब्रजेश पाठक के इस आदेश से खुलेआम फर्रुखाबाद स्वास्थ्य विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। जिस तरीके से ये वीडियो रायबरेली में बीजेपी नेता को क्यों आया गुस्सा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली जिले पहुंची, जहां जिले के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक करते हुए और जिले की विकास की रफ्तार जानी। हालांकि इस दौरान भाजपा के जनप्रतिनिधि व विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इसी दौरान एक बीजेपी नेता के द्वारा रायबरेली के सीएमओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, जिसके दौरान बीजेपी नेता ने सीएमओ से किसी तरह की कार्यवाही न होने पर, जैसे कि जिले में कई बार जोशीमठ में लोगों ने क्यों जताई नाराजगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सोनू उनियाल। जोशीमठ में दरारों के बाद प्रशासन द्वारा जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि आज जब प्रशासन जोशीमठ के सिंगार वार्ड में पहुंचा तो वहां की महिलाओं द्वारा जो प्रशासन राहत सामग्री बांट रहा था उनका विरोध किया गया और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हमें राशन की जगह छत सरकार दे, क्योंकि बिना छत के हम राशन कहाँ रखें आखिर। और जब प्रशासन की टीम राशन देने वहाँ पहुँची तो स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें भी जेल डाल दीजिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमारे पास अभी बहुत राशन पड़ा हुआ है, हमें अन्य राशन की। महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी जसवीर ने। महाशिवरात्रि का पर्व आ गया है। कल 18 फरवरी को जलाभिषेक किया जाएगा। हरिद्वार हर की पौड़ी से जल लेकर के हजारों कावड़िए अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर के एक शिविर में। यहाँ देख रहे हैं कितने कावड़े मेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये सब वो भक्त हैं जो कहीं ना कहीं अटूट आस्था के साथ में अपने भोले को मनाने के लिए, यानी उसका जलाभिषेक करने के लिए लगातार जा रहे हैं। आज यहाँ थोड़ी देर ठहरे हैं और ये क्रम कल तक जारी रहेगा, क्योंकि कल शिवरात्रि पर सभी भोले जलाभिषेक करेंगे। जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी मनोकामना जिस मंदिर के लिए भी बोली है वहाँ तक पहुँचेंगे। आज पूरे के पूरे हरिद्वार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तमाम सड़कों पर बम बम भोले के नारे गूंजते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह है कि ये पर्व कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी पूरे उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ में, अटूट आस्था के साथ में मना जाता है। इस बार भी ऐसा ही रंग देखने को मिल रहा है। पूरी सड़कें भगवा रंग में रंगी हुई हैं और भोले के नारे गूंज रहे हैं। आने वाले दिनों में यानी इसके बाद हमीरपुर में धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेला गया है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता ने। आज हमीरपुर में जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की, जिस पर हमीरपुर के 200 वर्ष पूर्ण होने पर आज राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम पर मैच हुआ। मैच झलोकर और जालौन के बीच हुआ, जिस पर एक नई पहल की शुरुआत हुई। जो खिलाड़ी थे उनको धोती कुर्ता पहनकर मैच खेला गया। इसके बाद जो कमेंट्री कर रहे थे वहाँ पर, वो भी संस्कृत भाषा पर
अपनी कमेंट्री कर रहे थे। वहीं मौके पर मौजूद डीएम और एसपी मौके पर थे और उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मैच अभी भी चल रहा है। हमीरपुर से रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस। बदमाशों के किस तरह बुलंद नजर आए, खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना ने। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक मामला जो है बदायूं जिले का है, जहां पर एक युवक बस में यात्रा कर रहा था, उसके पीछे बदमाश लग गया और उसने पहले तो कुछ खिलाने पिलाने की सोची, लेकिन युवक ने जब यात्री ने खाने से मना कर दिया तब भी वह नहीं माना और साथ साथ उसके घूमता हुआ बदायूं तक पहुंच गया। जब यात्री बस स्टैंड पर उतरा और उसने नीचे अपना सामान लेकर चलने को हुआ तो पीछे से वो बदमाश जो युवक था उसने जेब से ब्लेड निकाला और उस युवक के गले पर मार दिया। गले पर लहूलुहान होते हुए वह चीखने चिल्लाने लगा। इस वारदात को वहाँ के यात्रियों ने जब देखा तो वहाँ के लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े और वह भागने की फिराक में दिखाई देने लगा। महाशिवरात्रि को लेकर बरेली प्रशासन ने बैठक की है, खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी ने। थाने में आज एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक के साथ में रामपुर जिला जो साथ में लगता है, पास में ही रामपुर जिला लगता है, तो नीरज के पास में जिला लगता है, तो उसके सीओ जो है मिलक के, उन्होंने आज यहाँ पे मीटिंग की गई है। कल महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है, उसको लेकर आज एक मीटिंग की गई है। साथ में सभी अधिकारियों ने मीटिंग की गई है, जिसमें एसपी ट्रैफिक, एसपी देहात बरेली और सीओ मीरगंज भी शामिल थे। यहाँ सीओ मीरगंज के साथ में सीओ मिलक भी शामिल थे। आपको बता दें, एसपी देहात ने बताया है जो महाशिवरात्रि है, पर्व है, उसको लेकर यहाँ पे जो है आज मीटिंग की गई है और यहाँ पे अधिकारियों को यहाँ पे सूचित किया गया है, मिलक के भी अधिकारियों को सूचित किया गया है कि ये पूरी तरह से कहा गया है, मिलक के जो सीओ हैं उनको कहा गया है कि जो भी कांवरिया आए उनको सही तरीके से यहाँ तक पुलिस लाए, फिर उसके बाद में जो मीरगंज की पुलिस है वो उनको पूरे उनके मुकाम तक पहुँचाएगी। उन्होंने बताया, एसपी देहात ने बताया है कि यहाँ पर शिवरात्रि में, इस बार शिवरात्रि में यहाँ पर ज़्यादा कांवर उस हिसाब से नहीं चलता जैसे कि और। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। मैनपुरी और पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। मैनपुरी पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है। आपको बताते चले आसूस और करूँ जो कि गन्नाहार थाना क्षेत्र के नगला छेड़ी का रहने वाला था, जिसको पुलिस ने देर शाम मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से जहां जरूर बदमाश घायल हो गया था, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में लाया गया, जिस पर 20,000 रुपये का सरकार द्वारा इनाम घोषित किया गया था। सरकार द्वारा 20,000 का इनाम घोषित होने के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी लगातार की जा रही थी। पुलिस को आशीष और तरुण की काफी लंबे समय से तलाश जारी बनी हुई थी। हरदोई में गोवंश से भरा ट्रक ग्रामीणों ने पकड़ा है, खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी ने। कन्नौज हरदोई मार्ग पर आज एक समाज सेवी ने एक कंटेनर को पकड़ा, जिसमें कि 32 गौवंश थे, 8 जिसमें कि जिंदा थे और 24 मरे हुए थे। आपको बता दें, समाज सेवी ने पुलिस को सूचना दी, मल्लावा पुलिस मौके पर पहुंची और आपको बता दें ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि जब समाज सेवी के रोकने पर ड्राइवर और उसका हेल्पर मौके से गालियां देते हुए समाज सेवी को मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, बीते दिन अभी एक कार्रवाई हुई थी एक गौ तस्करी को लेकर, जिसमें कि गौसगंज चौकी इंचार्ज। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।